हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही कम रेलिवेंट आर्टिकल है। तो अगर आपका टाइम की कमी है तो आप लोग पेपर स्किप कर सकते हो आज का। पर अगर आप कुछ समय दे सकते हो तो जो मैं कुछ 4-5 बातें पढ़ने वाला हूँ आपके सामने, उसको एक बार ग्लांस ले सकते हो। पहला देखिए, आर्टिकल जो है आपको पता होगा 2019 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे राहुल गांधी ने कुछ मोदी सरनेम पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे उस सरनेम को डिफेम करने के हिसाब से। तो उस पे डिफेमेशन केस चलने लगा। कुछ टाइम पहले कोई हाई कोर्ट ने, सूरत हाई कोर्ट ने उसको जजमेंट दे दिया, उनको पनिशमेंट दे दिया, मैक्सिमम पनिशमेंट। वो कन्विक्ट होने के बाद उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पर रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, उसको स्टे कर दिया है और बोला कि ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए अंडर डिफेमेशन केस। उसके बाद क्या है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन रिवोक हो जाएगा और वो दोबारा लोकसभा के मेंबर बन सकेंगे। इसके लिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो ये अपडेट है। एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या है, डिफेमेशन के बारे में। देखिए, डिफेमेशन पे पास्ट में भी मुद्दा उठ चुका है। इस पे कोर्ट के क्या प्रोविजन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नहीं, इसके ऊपर हमेशा सवाल बनता रहा है। तो आपको डिफेमेशन इन जनरल हल्का इंडियन पॉलिटी के हिसाब से समझना है। आपको बेसिक सेंस होना चाहिए इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या अगर है तो, इंडिया में क्या लॉज है आईपीसी के अंदर या अदरवाइज जो डिफेमेशन को रेगुलेट करती है, ये आपको सेंस होना चाहिए। इसे प्रीलिम्स में इसका स्टेटमेंट डेफिनेटली बन सकता है। अभी जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को मिले हुए 4 साल हो गया है, क्योंकि 5 अगस्त को आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट किया गया था और लॉ को रिपील किया गया था। तो 4 साल होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या चेंजेस आए, क्या फर्क पड़ा, इसके ऊपर एलजी ने अपना ओपिनियन दिया यहाँ पे। एग्जाम के लिए वाला पार्ट रिलेवेंट नहीं है। आगे जाके एक्सप्लेन पेज में इसी पे एक एनालिसिस है जम्मू एंड कश्मीर का, वो एक्सप्लेन पेज मैं आप लोग से शेयर करूंगा। तो आप लोग वहां उसको डिटेल में रीड कीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट बन सकता है। अभी ज्ञान वापी मॉस्क का सर्वे जो है वो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस रोका नहीं है उसे, वो चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉन इन्वेसिव मेथड यूज कीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो रिलीजियस कैरेक्टर है वर्शिप प्लेस का एज ऑन 15 अगस्त 1947, वो इंपॉर्टेंट होगा डिटर्मिनेशन के लिए अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स। एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या है, एग्जाम के लिए बस एक सिंपल सा टर्म नॉन इन्वेसिव क्या होता है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का समझ सकते हो आप। और सबरीमाला केस भी हुआ था कुछ टाइम पहले। उसके अलावा और भी वर्शिप प्लेस आए दिन कोई ना कोई रिलीजियस नेचर पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल रिलीजन साथ में रहते हैं। इसीलिए इस टाइप के अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा ऐसे बन सकता है या क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे आपको इन चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए। इसलिए हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया। अब अग्निवीर जो स्कीम गवर्नमेंट का निकला है, उसका फर्स्ट बैच जो है, फर्स्ट रिक्रूट जो है, उनका फाइनल पैरेड सेरेमनी हुआ, पासिंग आउट सेरेमनी हुआ, उसका इमेज है ये। तो एज सच नॉट रिलेवेंट, बट एग्जाम के लिए आपको जानना है, सिंस अग्निवीर स्कीम गवर्नमेंट का स्कीम है और इस पे बहुत डिस्प्यूट हुआ था। अब फर्स्ट बैच इसका रिक्रूट हो गया है, तो आपको अग्निवीर स्कीम के प्रोविजंस के बारे में हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। आपको पता होगा कल हम लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये बताया था कि लैपटॉप इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब ये इसके कारण केओस बन गया। अब कई सारी कंपनीज प्रॉब्लमेटिक फेस करने लगे, कई सारे ट्रेड हॉल्ट हो गए। तो इसके लिए केओस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 3 मंथ समय दिया कंपनीज को। अगर वो लैपटॉप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइसेंस लेने के लिए उनका 3 महीने का समय है। तो इसमें रिलेवेंट बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला है, जो आप मेंस में एक फॉर्डर पॉइंट की तरह लिख सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में इंप्रूव करना चाहता है। तो वो ऐसे एक्टिविटी से तो इंप्रूव नहीं होने वाला, लाइसेंस राज लाके वो इंप्रूव होने वाला नहीं है। तो इसमें आप नेगेटिव पॉइंट की तरह से कोट कर सकते हो इसको। अब देखिए, एक आईएम बिल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, जो कल पार्लियामेंट में पास किया गया लोकसभा के अंतर्गत। तो अब इसमें क्या है, इस बिल के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें गवर्नमेंट को कुछ ऑटोनॉमी मिलती है इन सर्टेन फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। पहले आईएम में गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मेजर था नहीं, अपार्ट फ्रॉम फंडिंग एंड बिल्डिंग द इंस्टीट्यूट एज सच। अब गवर्नमेंट वहाँ पे जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड है और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, उसको अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट जाके। और इन जनरल हायरिंग में थोड़ा फर्क आ सकता है, ऐसा गवर्नमेंट के प्रोविजंस में गिवन है। पर इसको लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आईएम की ऑटोनॉमी को हैम्पर कर रहा है। इस डिस्कशन के संग पहले बिल पास हुआ, पर गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि एकेडमिक ऑटोनॉमी को हर्ट नहीं होगा। जस्ट जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में हायरिंग हो रहा है, वर्क जो लोग कर रहे हैं, उनको फर्क पड़ सकता है। इसका आइडिया सिंपल ये है कि इंस्टीट्यूट का कैडर और स्टेटस बढ़े। इंस्टीट्यूट में और एक प्रोविजन ये है इस बिल के अंदर कि प्रेसिडेंट को विजिटर बनाया जाए इंस्टीट्यूट का। जैसा कि अभी इंडिया में आईआईटीज और एनआईटीज में सेम कल्चर है, प्रेसिडेंट ही उनके वहाँ के विजिटर होते हैं, जिससे उन इंस्टीट्यूट का कैडर भरा ही है। ऐसे ये मिनिस्टर ने कल बताया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये अपडेट आपको पता होना चाहिए आईएम बिल्स के बारे में, तो क्योंकि इंडिया में हायर एजुकेशन हमेशा क्रिटिकल इशू रहा है। ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम तो रहा ही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज आल्सो कंसर्न्ड। उस केस में ये एक अपडेट आपको इस बिल का पता होना चाहिए, तभी आप मेंस में इसको लिख पाओ। हो सकता है प्रीलिम्स में भी इस पे कोई स्टेटमेंट आ सकता है। अब इस पेज में एक दो अपडेट की तरह पढ़ सकते हो। आपको पता है कि इंडिया ने राइस और व्हीट एक्सपोर्ट करने पे कुछ बैन लगा दिया ग्लोबली। इसके कारण फर्क क्या पड़ा है, ग्लोबल राइस का प्राइस जो है ग्लोबली, वो 12 साल हाई पे लगभग आ गया है। इंडिया, क्योंकि इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है राइस का, तो इंडिया के मार्केट से विड्रॉ करने की वजह से ये दिक्कत वर्ल्ड को देखनी पड़ी है। और आपको पता है फूड ग्रेन्स का ऐसी दिक्कत चल रहा है वर्ल्ड वाइज, ऐसी फूड प्राइसेस हाई है।
इंडेक्स देख के पता चलता है। फिर ये जो अगला आर्टिकल है आरटीआई एक्ट के ऊपर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके अंदर क्या किसी आदमी ने क्या किया, उनके कन्विक्ट होने के बाद उन्होंने आरटीआई फाइल किया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक ऑर्डर सैंक्शन किया जाए सेंटर द्वारा एनआईए को, ताकि वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन दोबारा ले सके। उनका कहना है कि उनको फॉल्सली कन्विक्ट किया गया था। जिस विषय में उनको कन्विक्ट किया गया था वो विषय भी काफ़ी संगीन था वैसे, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला आरटीआई का पर्पस डायरेक्शन इश्यू करना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ऑब्वियसली तो ये बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आरटीआई का पर्पस जो है इन्फॉर्मेशन देना है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देना नहीं है। फ्राइडे को पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंड किया कि जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, उसमें जो कंटेस्टिंग एज है उसको 25 साल से घटा के 18 साल कर दिया जाए। अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ सजेशंस दिए थे, उसमें मिनिमम एज वाला सजेशन नहीं दिया था, ये पैनल ने खुद से डिसाइड किया है। उनका कहना ये है कि इससे पूरे पॉलिसी स्पेस में एक वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव आएगा। सबसे अचंभा का बात यह है कि 47% ऑफ एमपी जो 2019 में इलेक्ट होके आए हैं, उनका एज 55 साल से ऊपर है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव का एक रिसर्च के थ्रू पता चला है। जबकि इंडिया का मीडियन एज जो है वो 27.9 है। इसमें इसका मतलब ये है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो 27.9 एज से बड़ी है, और 50% ऑफ पॉपुलेशन लगभग जो इंडिया की है वो 27.9 एज से कम है। यानी कि यंग पॉपुलेशन, आधी पॉपुलेशन हमारी 27 साल की, 28 साल की है। तो उस परिस्थिति में जो लॉ मेकर है वो 55 साल के कैसे हो सकते हैं? वो भी आधा से आधा, लगभग आधा। तो ये चेंज लाने के लिए प्रोविजन उन्होंने सजेस्ट किया है। इट्स अ गुड रिकमेंडेशन एंड से गुड डेटा। ये दोनों आप ध्यान रख सकते हो अपने आंसर में कोट करने के लिए। ये सब बात, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो एज के ऊपर, या फिर आप चाहते हो कि इंडिया में लॉ मेकिंग कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिया का, इंडिया के पॉपुलेशन का, उसमें भी आप इस क्वेश्चन को कोट कर सकते हो। अब वर्ल्ड पेज में वैसे तो सारा कंटिन्यूइंग अपडेट है, कुछ वैसा बड़ा तूफान न्यूज़ तो है नहीं, पर अब ब्लैक सी बार-बार न्यूज़ में, तो इस बार तो ब्लैक सी आप समझ ही लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये एक पाकिस्तान के हाउस ने एक बिल पास किया जिसमें वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को कर्ब किया जाए। ये सब पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में है। कुछ उसको और चीज़ें करनी है ताकि वो ग्रे लिस्ट में ना रहे, उससे बाहर आ जाए। कुछ एक्टिविटीज़ पाकिस्तान अवॉइड करना चाहता है, उसके लिए लॉ पास किया गया। एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या है कि एफएटीएफ क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, उसका ग्रे लिस्ट क्या होता है, उसका ब्लैक लिस्ट क्या होता है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। और उन लिस्ट में कोई कंट्री है तो उसका क्या इंप्लीकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए वेरी रिलेवेंट। मेंस में इसको एज अ फॉटो पॉइंट कहीं ना कहीं जरूर यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी में भी। अब देखिए, चाइना ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन हमेशा से प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज चाइना जो है पैसिफिक ओशन में काफी एजर्टिव रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया चाइना को काउंटर किया इकोनॉमिकली भी कई जगह पे। अब बार्ली का ट्रेड चाइना ने रीओपन कर दिया ऑस्ट्रेलिया के संग बाई लिफ्टिंग द टैरिफ, जो 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पे लगाया था चाइना ने, उसको लिफ्ट कर लिया। क्योंकि 2020 में चाइना ने क्या किया था, 80.5% टैरिफ इम्पोज कर दिया था बार्ली इंपोर्ट करने के लिए, इन अ वे ताकि लोग बार्ली इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से ना करें। अभी ये जब चाइना ने लिफ्ट कर लिया है तो इंडिकेशन है दो तरह का, कि ये या तो टाइज इंप्रूव हो रहे हैं, जिसका मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, या चाइना थोड़ा सा कंसेशन दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को ताकि टाइज इंप्रूव हो, आइदर ऑफ द केस। फिर देखिए ये आता है एक्सप्लेन पेज। एक्सप्लेन पेज में जो है आर्टिकल 370 का 4 साल हो गया है, उसके ऊपर कैसा स्टेटस रहा, उस पर अच्छे ओपिनियंस दिए गए हैं 2 आर्टिकल के फॉर्म में। ये पेज मैं आपके संग शेयर कर दे रहा हूँ। ये जो ये वाला पार्ट है ना, स्टोन थ्योरिंग वाला, सिक्योरिटी वाला पार्ट जो यहाँ पे गिवन है, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सेकंड वाला भी इलेक्शनरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू एंड कश्मीर में क्वेश्चन बनता है, या कोई बड़ा क्वेश्चन इलेक्शनरिंग का बनता है, उसमें आप उसको कोट कर सकते हो। यहाँ पे डिलिमिटेशन का बात हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस का बात हो रहा है, फिर पोस्ट कोटा एंड प्रोटेस्ट का बात हो रहा है। ये सब आपके एग्जाम में, मेंस में आंसर के अंदर काम आ सकता है। पर ये सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन तो अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर, और एक बिगर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी एक सिक्योरिटी हिट पॉइंट है, तो उसके भी डेवलपमेंट्स को आपको ध्यान रखना जरूरी है इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में लिखने के लिए। फिर इंडिया में प्राइवेसी पे व्यू किस तरह चेंज हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया डेटा प्रोटेक्शन बिल को डिस्कस किया गया। उसके लिए इसको यूरोप और यूएस और अदर कंट्रीज के मॉडल से कंपेयर किया गया, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे बताऊं आपको। देखिए, एग्जाम में भले इस पर डायरेक्ट सवाल कभी ना आए, पर इस जानकारी की वजह से आप कई क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, साइंस एंड टेक का भी, ऐसे में भी। इसलिए आप ये आर्टिकल पूरा पढ़िए, टेक का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 आर्टिकल है, इसलिए मैं एक्सप्लेन पेज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा ताकि आप इसको इजीली रेफर कर सकें। तो देखिए, इकोनॉमिक पेज में वैसे तो कुछ अपडेट है टेलीकॉम बिल के बारे में, और फिर मॉर्गन स्टैनली ने सोवरेन रेटिंग इंडिया का इंप्रूव कर दिया, जोमेटो ने प्रॉफिट बुक किया है, एप्पल ने प्रॉफिट तोड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट आर्टिकल है वो रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर, आरआरबीज के ऊपर। इस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि आरआरबीज को अपना डिजिटल फोकस इंक्रीज करना चाहिए, डिजिटल कस्टमर बेस को इंप्रूव करना चाहिए। फिर कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात हुई, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ग्रॉस एनपीएस, प्रोविजन कवरेज रेशियो, फिर करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। ये सब टर्म आप जान सकते हो हल्का सा, वेरी जैसे रेशियो दिया वैसे उसी टर्म से आप समझ सकते हो, इंग्लिश है बेसिक। बट आरआरबीज क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, उनका डिजिटल प्रेजेंस क्यों नहीं बढ़ पा रहा, कैसा है उनका प्रेजेंस अभी, वो कैसे वर्क करते हैं। तो ये सब आपको अवेयरनेस हल्का आरआरबी के बारे में होना चाहिए। तो दिस वाज इट। तो यही था आज के न्यूज़पेपर में रिलेवेंट बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आई होप आपको जानकारी अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।